सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि लखनऊ का जो मिजाज है, आज हम सब नागर जी को याद करने बैठे हैं। नई पीढ़ी को वो सारे संदर्भ जैसे अभी माननीय हमारे लालजी टंडन साहब ने सौंपे, बहुत ज़रूरी है। चिराग से चिराग चलते हैं, नहीं तो अंधेरे से कैसे लड़ें। मुँह के पास सबसे बड़ी बात यह है, लखनऊ खुद अपने सरोकारों को पैदा करता रहा है पुराने ज़माने से, जिसने उसकी इस सिफत को, उस प्रतिभा को, उस चरित्र को हमेशा कायम रखा है। और ये जो लखनऊ लिटरेरी फेस्टिवल है, ये भी उसी की एक देन है। मैं पहले उसको बधाई देता हूँ कि आज नई पीढ़ी में वो अवेयरनेस लाने के लिए इससे बेहतरीन कोई तरीका हो नहीं सकता था, जिसके लिए हमारे इस सोसाइटी के सभी लोग जो हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। नागर जी तो व्यक्तित्व में है, वो किसी देव पुरुष से कम नहीं, साहित्य के पुरोधा थे, उपन्यास सम्राट थे। और मैं पहले ये भी बता दूँ कि दुनिया में ये इकलौता शहर है जिन्होंने बेस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी इन द वर्ल्ड। इस शहर में किसी का इजारा नहीं है, किसी की बकौती नहीं है, किसी खानदान, किसी राजवंश, किसी जाति, किसी वर्ग का कोई हक नहीं है। इस बात को साबित करते हुए वक्त ने उनको कायम किया कि जहाँ शिवानी जी हुमायूं की थी, नागर जी गुजराती थे, यशपाल पंजाबी, तमाम बता दे, राधा कमल, राधा कुमुद मुखर्जी बंगाली थे, भातखंडे साहब मराठी थे, सरदार सिंगार सिंह सिख थे, सब ने लखनऊ के लिए किया और लखनऊ को अपनी इज्जत आदि नवाजता है। आज ये नागर जी के मैं जब कलम शायद पकड़ी थी, मेरी जिंदगी का तर्ज भी ऐसा था कि जिंदगी दी थी मुझे आग के दरिया की तरह, जिंदगी दी थी मुझे आग के दरिया की तरह, पार करने के लिए मौन की कश्ती दी थी। तो इस तरह से मैं क्योंकि मेरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ना छूट गया ड्यू टू इलनेस, बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूँगा। नागर जी ने मेरा बड़ा ही कहिए कि उत्साहवर्धन और साहित्य संवर्धन किया। एक बार उन्हीं की प्रेरणा से डॉक्टर नित्यानंद जी, जो कि CGRI में डायरेक्टर थे, बाहर से बहुत डेलीगेट्स आ रहे थे, CGRI का कोई महोत्सव था, उसके लिए उन्होंने कहा मैं 30 पेज की रचना चाहता हूँ जो छतर मंजिल और उसके आसपास के महलात और यहाँ के उस जमाने का पूरा कलर प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए योगेश को ही कहना पड़ेगा। शायद शुरुआती बात थी, मैंने जो भी लिखा उन्हीं को समर्पित किया। मेरी पहली किताब दास्ताने अवध जो छपी, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से प्रेफरेंस लिखा और बाद में मैंने टूकतावत अपनी किताब उन्हीं को समर्पित की। नागर जी वहाँ जज बन के बैठे, राजा साहब कुटवारा भी मौजूद थे, राजा साजिद हुसैन साहब जो कि मुजफ्फर साहब के फादर थे, और बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी। और शायद उन्हें सबसे झुका था जैसे आज हमारे आगे नौजवान पीढ़ी रहती। तो बात में जब बात चली तो राजा साहब ने कहा कि जो जर्नल कोठी जिसमें पुलिस अफसर का ऑफिस रहा, वो छतर मंजिल परिसर था, उन्होंने कहा वो कोठी फरहत बख्श है। तो मैंने कहा कि फरहत बख्श जो है वो मर्ज हो चुकी छतर मंजिल है, वो कोठी जर्नल कल है गलत। जब ये सब पहले गए तो नागर जी ने कहा राजा साहब आप बैठ जाइए। उस जमाने में AC तो होते नहीं थे। कहा ये जो कुछ आप सोचते हैं कूलर में लेटे लेटे कैसा बात के अपनी कोठी में, ये सब इसके बस की बात नहीं है। योगेश को मैं जानता हूँ कि कितनी चप्पलें टूट गई होंगी उसकी लखनऊ की खाद छानने में, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक इलाका, एक एक जगह। और उस जमाने में वो मुझसे आरजू भी करते थे कि जब नसरुल्लाह शाह के रोजे की तरफ जाना गौघाट में, तो वहाँ रोमन सभ्यता के आसार पड़े। वो पोरस ब्लॉक पत्थर इल्मास लखौड़ी जो आपने देखी नहीं होगी, बेहद चौड़ी लंबी और बिल्कुल पिंक कलर की, वो दो चार दिखा देना। मेरे पास एक ही तो गाड़ी वाड़ी चलाना जानता ही नहीं था, न जाना कभी। तो मेरा जो एक सिखा ले जाता था मोटरसाइकिल से, मैं लाद के लाता तो बड़े प्रेम से उसको सहेजते थे। जैसा अभी हमारे
कन्नन साहब ने बताया कि जितनी भी संपदा पुरातात्विक निकली लक्ष्मण किले के पास से, उन्होंने अपने दीवान खाने में सजा रखी। और उसके बाद साकलिया साहब ने और तमाम पुरातात्विक आए, उन्होंने बताया कि जो 10 आर्यों की आदिम गढ़ी मानी गई उनमें से ये एक थी। और ये सब आसार उस पीरियड के हैं जो कि पौराणिक काल से संदर्भित है। और फिर बाद में उन्हीं की प्रेरणा से शुभकाल, मौर्यकाल, गुप्तकाल की तमाम मूर्तियाँ मैंने लखनऊ जिले के अंदर सीतापुर रोड, हरदोई रोड, महान रोड, फैजाबाद रोड, सब मंदिरों में पाई। और सब एक किताब में मैंने उनका जिक्र किया। नागर जी के व्यक्तित्व की यह खूबी थी कि वो हौसला अफजाई बड़े दिल से करते। उन्होंने न जाने कितने साहित्यकार और रचनाकार, जो निबंध लेखक 1 मिनट में प्रतिभा को पहचान जाते और बता देते थे कि तुम किसमें कमाल दिखाओ। क्योंकि सक्सेना साहब भी उससे कभी बुरे नहीं हो सके। और हमारे दाऊजी गुप्ता साहब बैठे, उन्होंने कितना उससे पाया। और तमाम लेखकों की एक श्रृंखला है, मैं इसका नाम, लेकिन वो मुझसे कहते थे कि तुम्हारे पास एक बात है कि तुम्हें उर्दू आती है और तुम पढ़ लेते हो, कायस्थ घर से हो, तो तुमको विरासत में मिली, जिससे मैं वंचित रहा। फिर वो मुझसे वो बातें सुनते थे जो मुहावरे और अवधि। जब एकता ने विश्वाकर्णी लिख रहे थे, वो निमसार में जाके बसे। जब उन्होंने मानस ग्रंथ लिखी तो वो जाके अयोध्या और गोंडा के शुक्र खेत में गए। जब उन्होंने खंजर नहीं लिखा तो वो मथुरा में जाके रहे। ऐसा कौन होगा जो जमीन से खुशबू को निकाल करके इस तरह दर्ज कर देगा? ये तपस्या भी देखिए, हम लोग उसका कुछ भी नहीं है। वो समुद्र थे, हम उसकी बूंद है। लेकिन अब जानते हैं कि किस तरह आपके जो चौक की गलियों का उन्होंने नज़ारा पेश किया उधर समुद्र में, उसका कोई जवाब आज तक नहीं। फिर भी वो कहते थे कि वो जरा तुम रेवती के मुहावरे सुनाओ, अवधि की बात। अवधि जब वो बैठे बहुत अच्छी जानते थे, मैं कैसे कहूँगा, हम लोग के घर की जबानी थी। तो वो कहे, वो बताओ, कॉलेज में कई पढ़ाते हैं कि सूट सूट कुर्सी सच्ची उल्लम के सौदास आपके कभी खद्योत्सव जाता करे पता, तुम क्या कहोगे? तो हमने कहे स्वंदरा कहेगा, कहे स्वंदरा कहेगा, पंडव कहीं संगुठी, और बची कुची सब जुल्हा कहेगा और कहे सब झूठी। तो हर भाषा के पास अपनी रौनक है, अपना रुतबा। कहने लगे अवधि के मुहावरे तुम्हारा बता। हमने कहा बड़े खराब है नागर जी, कैसे आपके आगे गए? कहने दिन कहो, लखनऊ को बाजियों का शहर है, कोई ऐसी बाजी नहीं है बुरी से बुरी रही है जो यहाँ नाम रखे। तो तुम कहो। तो हमने कहा कि अब सुनिए कि कैसे यहाँ कहते हैं कि भूख गए पर भोजन पाई, जाड़ा गए रजाई। जब लेट मैरिजेज होने लगी उसी दौर से, पहले तो आप जानते हैं कि सब टीनेजर में ही शादियाँ हो जाती थी। तो कह भूख गए पर भोजन पाए, जाड़ा गए रजाई, और गए जवानी दुल्हन पाए, कौन काम की पाए? बड़े मगर होते थे। देखो हर भाषा के पास सबका जादू है और वो जादू को कायम रखना। और उर्दू में मुहावरे रेवती की बातें चलती थी। मैं आपको बता दूं, रेवती वो जबान है जो हुसनबाग नाम की एक धर्मसरा थी गोमती के उस पार, जहाँ पे फिर बाद में मोहन निकिम का खाना उसमें सारी पिछले दौर की नवाबों की बीवियाँ जो विधवा होती थी, पर्दे में रखी जाती थी, वो सब जमा रहती थी। उसका खर्चा शासक देता था, तत्कालीन अवध के बादशाह। और वहाँ वो निकल सकती नहीं थी, कोई आ सकता नहीं था। तो जो मुगरानियाँ बांदियाँ तमाम थी, उन्हीं के साथ वो भाषा तैयार हुई। बड़े बड़े शायर काम लगा के खड़े होते थे कि कौन सा मुहावरा निकल आए, कौन सी जबान मिल जाए तो हम शायरी में उसका रंग दिखाएं। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर, उनका जिक्र तो मैंने उनको ये रेखड़ा सुनाया। वो उनके पास एक इसी तरह के थे जो कि जान साहब के नाम से मशहूर थे।
और बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने कभी रोज़ा वोज़ा नहीं रखा। वो इस कदर स्त्रियों से घिरे रहते थे, इस तरह की उनके हालत में, वो इतनी मोहब्बती नहीं थी उनके पास। खैर राम करके एक दिन उन्होंने नियत बांधी कर रोज़ा रखेंगे और रोज़ा रखा। सुबह सहरी करके 9 बजे तक उनका काला तमा होने लगा कि क्या करेंगे, तो पड़े हैं बिस्तर के ऊपर। उसी समय जान साहब हिरन का पैजामा पहन के और खानदानी का दुपट्टा लचका लगा हुआ और सुरमे खींची आंखें झपक से छतर मंदिर में घुस के गए और जाके उनकी बलाएं ली चढ़ और कहा, मैं ना कहती थी न रख, अरे मैं ना कहती थी न रख, मैं तेरे वाली रोज़ा बंदी रख लेगी, तेरे बदले हजारी रोज़ा। और उनका रोज़ा उतार लिया, वो खुद रख लिया। तो देखिए वो सारी जगह से बिंदु बिंदु निकालने में बड़े कठिन थे, लेकिन उनके खजाने से जो हम लोगों को मिला आज, जिससे हमारी कलम की रोशनी है दुनिया, हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। और जब वो मेरा कसीदा पढ़ा गया तो मुझे बड़ा डर था। मैं आज करके मेरे नौजवान जर्नलिस्ट जैसे मेरे पास आते, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, जो ये मांगे उनको देना। ये सीख सब उन्हीं से मिली। और तब मैं सोचता था कि क्या कहें। वो बैठे रहे, सोफे बैठे रहे। डॉक्टर नित्यानंद जी जो बाहर में थे, उन्होंने कहा, भाई आपकी क्या राय। तो उठे, आके उन्होंने मेरी पीठ ठोकी और कहा कि डायरेक्टर साहब, जो इस लड़के ने लिख दिया वो कोई लखनऊ में लिख नहीं पाए और कोई फायदा नहीं है तो उसमें कलम नुक्ता लगा के दिखा दे। मेरे लिए आज तक चाहे जो जहाँ भी सम्मान मिले हो या मिले, मेरे लिए उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। अब भी आगे जिंदगी में वो लेके किया और मैं वो हमेशा मेरे साथ उनकी परेशानियाँ रहे। बड़ी मजे की बातें होती थी। जो पिक्चर गैलरी है जहाँ पे हुसैनाबाद में, तो वहाँ पे एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि नए महल की मस्जिद है और वहाँ पे रहते थे, आप सब जानते हैं, अंजुमन की शूटिंग वहाँ मुजफ्फर साहब ने की, तो वहाँ मुहज्जब साहब रहते थे। उन्होंने एक नुकत तैयार की, हमारे लखनऊ वालों को जानना जरूर। वो सारी डिक्शनरी तैयार हुई, उनको पद्मश्री भी मिला, आप सब जाने। अब उसमें एक जगह शब्द आया दो का मतलब था रायता। हमारे हिंदू घरों में वो रायता कहलाता है, मुस्लिम घरों में दो। अब वो ये नहीं जान पाए, देखे जबान की बात, कि दो जो है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जैसे हमारे यहाँ कहेंगे औरतें रायता रखा है, उठा रखा, लेकिन अब दो रखी है कि दो रखा है, वो जबान ही खत्म हो गई। अब वो सिर्फ शीश महल में रह गई थी, वो भी अंदर गिरी औरतों। तब उन्होंने अपनी एक नौकरानी से कहा, उसका नाम रेहाना था, कि तुम जाओ और शीश महल में तुम्हारी खाना वाला नौकर है, तो किसी बहाने से घुस जाओ और तब तक वहाँ पड़ी रहो जब तक इसको पता न कर लो कि पुल्लिंग है किस स्त्री। लेकिन जाहिर न करना कि मैंने कुछ पाया। तो गई कि भाई अगर मैं जाऊँगी तो मैं तस्वीर महल जरूर जाऊँगी। तस्वीर महल में पिक्चर गैलरी। कहा क्यों? कहा कि जाने अलग का जलवा देखूंगी, एक सीना बंद है, एक सीना खुला है, मैं जिसे देख के फरकने कश आती है। तो कहने लगे जाओ तुम देखा ना, तो जी भर के देख लेना। अब वो वहाँ पड़ी रही कई दिन तक अपनी खाला के साथ। अब एक दिन कहीं बेगम के यहाँ वो रायता बना और बनने के बाद वो रखा गया, तो उन्होंने पूछा कि भाई जाओ नेमत खाना बोलो, देखो दोख रखी होगी तो सबको सर रोज 2 लाके। जैसे सुना दोग रखी होगी, वैसे उसने चप्पल पहनी भागी। खाना करिए कहाँ जा रही, कहाँ जा रही? अरे बस बस बस, जैसे आर्किमिडीज को मिल गया था वैसे वो भागी भागी आई और आके उसने नए महल में कहा कि हुजूर लिख लीजिए मुसन्निफ है, मुसन्निफ। बहुत मजेदार ये है योगेश।